मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में क्लास लिया जा रहा है, तो आज वेबर के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और उससे संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर समय बच पाता है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। और जो भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 11वें जेपीएससी के डेली टेस्ट नोट्स क्लासेस जारी हैं, जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 के लिए जारी हैं और जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए चारों जीएस पेपर के लिए जारी हैं। आप जब चाहें जुड़ सकते हैं। 9661163344 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जोड़ा जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम चाहे जेएसएससी सीजीएल का हो या जेपीएससी का हो, ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन आप लोग जितना जल्दी हो सके, जो भी कमियां थी सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान आपने फील किया था कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको यथाशीघ्र दूर कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस मत छोड़िए। हमारा भी टारगेट है कि यथाशीघ्र आप लोगों को सीजीएल के हों या जेपीएससी मेंस के हों, ठीक है, यथाशीघ्र आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया जाए, ताकि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जेएस पेपर्स को भी शुरू करना है, ठीक है। टेस्ट बैच हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा आपका स्वागत है ना। जब भी आप उलझने लगें, आपको लगे कि सहयोग की ज़रूरत है, ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर भरपूर सहयोग मिलेगा और काफ़ी लाभ होगा, है ना। बहुत ज़्यादा शुल्क अभी नहीं लिया जा रहा है, इसलिए उसका भी टेंशन नहीं है। चाहे सीजीएल हो 11वें जेपीएससी, ज़रूर जुड़िए अगर आवश्यकता फील होती है। लेकिन घर में अगर तैयारी करना है तो सावधानी बहुत ज़्यादा रखिएगा। बाजारू गाइड से मत पढ़िएगा, हमेशा ओरिजिनल बुक का प्रयोग करेंगे, चाहे आपको सीजीएल देना हो या जेपीएससी, है ना। आज हमने जो टॉपिक चुना है वह है वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन इंजप्शन, है ना, हाइपोथेसिस, सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो मेरे विचार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार टारगेटेड टॉपिक है, इसलिए इसको मैं समझाने का आपको आज प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिए, क्लास को समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री के स्थापना के लिए कुछ भौगोलिक अवस्थाएं होती हैं, है ना। कच्चा माल होना चाहिए, वहाँ आसपास में पानी की व्यवस्था, एनर्जी की व्यवस्था, मार्केट की व्यवस्था इत्यादि होना चाहिए, है ना। तो ऐसी स्थितियाँ तो बहुत जगह होती हैं। तो आखिर अगर इन सारी स्थितियों पर हम लोग चर्चा करते हैं तो यह प्रश्न उठता है ना, स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर वह कौन सा सबसे बेस्ट स्थान होगा जहां पर हमको जो है एक इंडस्ट्री, जब हम स्थापना करने का प्लान कर रहे हैं तो एक इंडस्ट्री को स्थापित किया जाए, है ना। तो 1929 में वेबर के द्वारा, जो जर्मन अर्थशास्त्री थे, भूगोलवेता नहीं थे, है ना। जर्मनी में औद्योगिकरण का दौर जो था, स्पेशली 1914 के बाद, 1919 के बाद ही आपका तीव्र हुआ था, क्योंकि उसके बाद आर्थिक मंदी की सिचुएशन भी आ गई थी और जर्मनी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था। ऐसे औद्योगिकरण हो रहा था, लेकिन फास्ट पकड़ा आपका आर्थिक मंदी के बाद ही, है ना। तो उस दौरान इस थ्योरी, जो वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन हिपोथेसिस था, इसने काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की, ठीक है। तो इनका कहना था कुछ खास स्थल होते हैं जहां पर इंडस्ट्री को स्थापना करने से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है ना। तो उसके लिए कई तथ्यों पर उन्होंने विचार किया, उसी को एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रदान किया, है ना। तो जो आपके सिलेबस में एक तो वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत है, दूसरा वर्तमान विश्व में इसकी प्रासंगिकता है। तो हम लोग चर्चा इसी पर आज करने वाले हैं। तो देखिए, वेबर का जो आधार था औद्योगिक किसी भी उद्योग के स्थापना का, स्थानीयकरण का, वह था न्यूनतम परिवहन लागत, है ना, लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसको सबसे अधिक इन्होंने महत्व दिया, ठीक है। तब यहाँ पर आपको इस चीज पर ध्यान रखना है कि वेबर ने जो सिद्धांत दिया, जो संकल्पना दी
उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह जो है सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, कुछ खास शर्त है जिसको उन्होंने मान्यताएं कहा है, जम्पशंस कहा, पूर्व संकल्पनाएं कहा, है ना। कुछ खास शर्तें हैं, वो अगर लागू होगा तब हमारा सिद्धांत जो है सही है, अन्यथा सही नहीं हो सकता। इसलिए स्टार्टिंग इससे आपको करना है ना। इसमें जो था, जहां इंडस्ट्री है, ओके, वह एक आइसोलेटेड रीजन है, विलग क्षेत्र, ओके। फैक्ट्री जहां पर है वह आइसोलेटेड रीजन है। इसका क्या विशेषता है? यहाँ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एक समान है पूरे क्षेत्र में, है ना। जो भी इलाका है इंडस्ट्री का, जहाँ तक उसका सामान जाएगा, सारा का प्रशासन जो है एक है। क्लाइमेट लगभग एक है, लगभग क्या समान ही माना था उन्होंने, है ना। क्लाइमेट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कल्चर, समान प्रजाति के लोग, समान रेस के लोग वहाँ निवास करते हैं, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने बताया एक फैक्ट्री जो है एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं, ये लिखना ही होगा आपको, है ना। उनका ये मत दिया गया था, एक फैक्ट्री क्या करते हैं, एक ही वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। और क्या इन्होंने बहुत सारे जम्पशन दिए हैं। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, ऐसा नहीं कि प्रतियोगिता नहीं है ना, क्योंकि एक फैक्ट्री जो है वस्तु एक का उत्पादन करते हैं, लेकिन एक से अधिक फैक्ट्री वहाँ पर हो सकते हैं, और सारे जो बाजार हैं सभी ऑनर्स का, जो भी फैक्ट्री का स्थापना किए हैं, सभी का बाजारों में पहुँच है, किसी को कोई रोक नहीं है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल कहाँ पर उपलब्ध है वो जानकारी है, ठीक है, पहुंच है, सभी का समान रूप से पहुंच है। श्रम, श्रम बिखरे हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे अगर ये सेंटर है जहाँ पर फैक्ट्री है, जैसे जैसे दूर जाते हैं फैक्ट्री से, जहाँ पर फैक्ट्री का न्यूनतम लागत वाला जो सेक्शन है, परिवहन लागत वाला, वहाँ से जैसे जैसे दूर आप जाते हैं, श्रम जो है सस्ता होता जाता है। मार्केट, मार्केट की सामान्य रूप से जानकारी है कि कहाँ पर सामान जाना है ना। यातायात, यातायात के समान साधन जो है पूरे विलग क्षेत्र में है, पूरे आइसोलेटेड क्षेत्र में यातायात के समान साधन है, और यातायात का जो कॉस्ट है, खर्च है, वो दूरी और भार के समानुपाती है, ओके। ये आपका है संकल्पनाएं, जो मैंने समझाया इसको पहले लिखना है, बहुत जरूरी है। इसके बाद इनके सिद्धांत की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ वेबर, ओके। देखिए सिद्धांत में जो है सबसे पहले लिखना है ना। वेबर ने कहा कि सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि इंडस्ट्री उस जगह, कौन सा वह जगह होगा जहाँ पर इंडस्ट्री को अगर स्थापना किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो न्यूनतम परिवहन लागत होगा।
न्यूनतम परिवहन लागत का अर्थ क्या होता है? देखिए, न्यूनतम परिवहन लागत को कौन कौन इफेक्टेड करेगा? तो कच्चा माल को लाने में जो खर्च होगा, है ना, तो कच्चा माल के सामने हम रहेंगे तो कम खर्च होगा, क्योंकि उन्होंने एजम्पशन में ही कहा कि परिवहन का जो खर्च है वो दूरी और भार के समानुपात होता है ना। तो एलटीसी जो क्षेत्र कौन होगा? केंद्र। दूसरा जो उन्होंने कहा, उन परिस्थितियों के बारे में उन्होंने कहा हम लोगों को पता लगाना है, परिस्थितियां जिसके कारण, देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फैक्ट्री एलटीसी से दूर जाता है, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेंटर जो है उससे दूर जाता है। ये जो है दो फैक्टर है, ओके। वेबर के अनुसार इसकी दो स्थितियां हैं, एक श्रम फैक्टर है, एक एग्लोमरेशन संग्रहण कारक है, एग्लोमरेशन फैक्टर। ये एक और ये है ना, इसको आप डिस्कस कर दीजिएगा। जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस जो बोलिए, है ना। थ्योरी और हाइपोथेसिस का अंतर क्या होता है? थ्योरी जो तर्क पर आधारित होता है, हाइपोथेसिस जो कल्पनाओं पर आधारित होता है ना। तो इनका थोड़ा मिश्रण था, है ना। इसलिए कहीं थ्योरी आपको दिखता है, कहीं पर हाइपोथेसिस होता है, लेकिन मूल रूप से परिभाषा के अनुसार आप जाइए तो हाइपोथेसिस ही ज़्यादा लगता है ना। हालांकि आप थ्योरी भी लिखेंगे एग्जाम में तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, है ना। तो पहले सेक्शन पर हम लोग विचार करते हैं कि एलटीसी कौन होगा, लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का रीजन आखिर कौन होगा जहां हमको इंडस्ट्री को स्थापित करना है। कच्चा माल आरएम, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। कच्चा माल जो होता है सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाता है। तो इसके टाइप्स को पहले आप समझ लीजिए। यह यूबिक्यूटस हो सकता है, सर्वव्यापी हो सकता है, ओके। यूबिक्यूटस के अलावा ये क्या हो सकता है? निश्चित हो सकता है, फिक्स। यह शुद्ध हो सकता है, यह अपरिष्कृत हो सकता है, जिसको ग्रॉस कहा जाता है, ओके। ये चारों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों समझना है और शॉर्ट में वहां पर आवश्यकता अनुसार आप लिख भी सकते हैं, है ना। सर्वव्यापी, ऐसा कच्चा माल जो हर जगह पाया जाता है, ऐसे संसाधन जो फैक्ट्री में हमको यूज करना है प्रत्येक जगह मिल सकते हैं। सबसे सिंपल इसमें अगर आप एग्जांपल देते हैं तो वाटर, है ना। वाटर तो आपका हर जगह उपलब्ध है, इसीलिए उसको यूबिक्यूटस में रखा जाता है। अगर वाटर का ही जरूरत है कच्चा माल में तो आपको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री पर डिसीजन लेते थे वेबर, अलग अलग स्थितियों पर विचार करने के बाद कि इसे सोर्स में स्थापित करें या मार्केट में। सोर्स या मार्केट, है ना। जैसे यूबिक्यूटस है कच्चा माल, तो वेबर का कहना था कि चलो मार्केट में ही स्थापित कर लेते हैं। जब हर जगह कच्चा माल मिल ही रहा है तो सोर्स मीन्स जहाँ पर कच्चा माल मिलता है, तो हम कच्चा माल का इलाका में क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे वहाँ पर, है ना।
और कुछ कंडीशन बीच वाले भी हैं, है ना, निश्चित। दूसरा है फिक्स है, क्लियर, यानी कि कुछ खास क्षेत्रों में ही मिलता है, ठीक है, जैसे आयरन ऑर्स हुआ, कोयला हुआ, ये सब कुछ खास क्षेत्रों में मिलता है, तो उसको फिक्स रॉ मटेरियल बोलेंगे, शुद्ध प्योर रॉ मटेरियल। प्योर रॉ मटेरियल्स क्या होगा? प्योर रॉ मटेरियल्स ऐसे रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल को कहा जाएगा जो आपका संपूर्ण रूप से यूज हो जाता है, ठीक है। अब आयरन ऑर्स को तो प्योर रॉ मटेरियल्स नहीं कहा जाएगा, है ना, क्योंकि संपूर्ण रूप से यूज नहीं होता है, इसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स भी शामिल होते हैं। वाटर को आप प्योर कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका प्योर अगर रहता है तो अगर दूर में भी है तो उसको अगर हम परिवहन से मंगवाते हैं तो चूंकि जितना मंगवा रहे हैं, है ना, तो सारा का सारा लगभग यूज हो जा रहा है। इसलिए इस स्थिति में भी, प्योर वाले केस में भी इनका कहना था वेबर का कि मार्केट में ही स्थापित कर देना इंडस्ट्री को बेहतर होगा। ग्रोस, ठीक है। अपरिष्कृत अगर है तो अपरिष्कृत है तो फिर कोयला या लोहा आप लाते हैं तो साथ में बहुत सारा राख भी उसमें होता है, लोहा के साथ वेस्ट भी होते हैं, तो उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया। इसलिए सोर्स पर स्थापित करना उचित होगा। हालांकि फिर मिक्सिंग भी होता है, यूबिक्विटस है, प्योर है, यूबिक्विटस है, फिक्स है ना, सॉरी, यूबिक्विटस है, ग्रोस है, फिक्स प्योर, फिक्स ग्रोस, ठीक है। हर स्थिति पर विचार करके उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ स्थापित करना उचित होगा। उन सारे संभावनाओं पर अब आगे हम लोग विचार करते हैं कि जो सबसे कम परिवहन लागत होगा अलग अलग स्थिति में कहाँ पर होगा, उससे आपका सिद्धांत जो है आगे बढ़ेगा। पहला केस 1 जो आपका है, एक बाजार एक कच्चा माल। मार्केट रॉ मटेरियल, ओके। एक ही मार्केट है, एक ही रॉ मटेरियल है, ठीक है। यहाँ क्या क्या कंडीशन हो सकता है ना। कच्चा माल जो है सर्वव्यापी है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इंडस्ट्री कहाँ स्थापित होगा? सिंपल है ना, आपका बाजार में स्थापित होगा, क्लियर। दूसरा जो केस है, रॉ मटेरियल जो है सर्वव्यापी, फिक्स एंड प्योर है ना, फिक्स है और प्योर है। सर्वव्यापी प्योर रहे चाहे ग्रोस रहे, है ना, उस स्थिति में आपका इंडस्ट्री जो होगा मार्केट में ही स्थापित होगा। लेकिन रॉ मटेरियल अगर फिक्स और प्योर है, ठीक है, तो प्योर है, फिक्स मीन्स एक जगह किसी खास स्थान में मिलता है, प्योर है तो मार्केट में स्थापित करेंगे, सिंपल है ना। इंडस्ट्री कहाँ स्थापित होगा? मार्केट में, क्योंकि जितना भी हम लाएंगे, है ना, परिवहन लागत तो लगेगा, लेकिन जितना भी लाएंगे सारा का सारा जो है लगभग इंडस्ट्री में यूज हो जाएगा। इसीलिए बाजार के लाभ उठाने के लिए बाजार में स्थापित करेंगे। रॉ मटेरियल जो है आपका फिक्स है एंड ग्रोस है, अपरिष्कृत है, जितना लाया जाएगा उसमें वेस्ट भी आएगा साथ में, ट्रांसपोर्टेशन। तो इस स्थिति में वेबर का कहना है कि बेहतर होगा आप अपने इंडस्ट्री को मार्केट में नहीं बल्कि सोर्स में, जहां पर सोर्स मीन्स जहां पर आपका कच्चा माल उपलब्ध है वहीं स्थापित कर लीजिए। पहला केस क्लियर हो गया और कुछ नहीं है इसमें। अब दूसरे केस पर आते हैं।
ये भी सिंपल है। केस 2 जो है, एक मार्केट, 2 रॉ मटेरियल। R1 R2। ओके, इसका जो अलग अलग केसेस है ना, यहां पर क्या क्या हो सकता है। R1 एंड R2 जो है, ये जो है सर्वव्यापी है। दोनों कच्चा माल कहाँ मिलता है, पूरा का पूरा कच्चा माल जो है हर जगह प्राप्त होता है। सिंपल, कहां पर स्थापित होगा, मार्केट में। जब हर जगह मिल ही रहा है तो मार्केट का लाभ उठाया जाएगा। चलिए दूसरे केस पर हम लोग बात करते हैं। R1 जो है आपका, मान लीजिए सर्वव्यापी है, और दूसरा जो कच्चा माल है वो फिक्स है, निश्चित है ना। देखिए इस स्थिति में एक तो आपका सर्वव्यापी है ना, तो बेहतर होगा कि मार्केट में हम लोग स्थापित करें, क्योंकि मार्केट का तो लाभ मिलेगा ही, और दूसरा कच्चा माल तो लोकल लेवल पर मिल जाएगा, हर जगह है। तो एक कच्चा माल जो है फिक्स है ना, तो उस पर खर्च लगेगा। क्लियर। इसीलिए अगर इस सोर्स पर जाते हैं R2 के पास, तो मार्केट से दूर हो जाएंगे तो भी परिवहन लागत लगेगा। उससे बेहतर है कि हम लोग मार्केट में ही स्थापित कर लें। तीसरा जो केस यहां पर आ रहा, R1 R2 दोनों फिक्स है, ओके, प्लस प्योर है ना, तो यहां पर भी मार्केट होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल है, दोनों फिक्स है और प्योर है ना। क्योंकि किसी एक के पास से जाएंगे तो दूसरा दूर हो जाएगा, उससे बेहतर है मार्केट में ही रहें। और दोनों प्योर है ही, है ना, दोनों को हम मंगवा लेंगे, क्योंकि जो भी परिवहन लगेगा एकदम प्योर मटेरियल के लगेगा, ग्रोस नहीं है। डी नंबर जो सेक्शन उन्होंने बताया, फिक्स है प्लस ग्रोस है, ठीक है। अपरिष्कृत भी है और फिक्स भी है ना। मार्केट में आप स्थापित करते हैं तो दोनों को मंगाना होगा, दोनों का परिवहन लागत लगेगा। तब वेबर ने इसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कहा, है ना। इसी को कहा उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने लोकेशनल ट्रायंगल का प्रयोग किया, स्थिति त्रिकोण का प्रयोग किया, उसको समझिए। तो ये 4 सेक्शन में चौथा सेक्शन जो है टेंशन देने वाला था, है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 कच्चा माल वाले सिचुएशन में, उसको समझिए, अवस्थिति त्रिकोण का प्रयोग किया। लोकेशनल ट्रायंगल, ठीक है। इन्होंने कहा जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि दोनों फिक्स है और प्योर भी है ना, सॉरी ग्रोस भी है, फिक्स प्लस ग्रोस है, तब क्या होगा कि इंडस्ट्री को एक मार्केट है, मार्केट के द्वारा और पहला कच्चा माल के द्वारा और दूसरा कच्चा माल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा, है ना। तो उसके लिए जो एक त्रिभुज की परिकल्पना उन्होंने की, उसमें एक शीर्ष पर रखा एक मार्केट को, दूसरा पर R1 को, तीसरे कच्चा माल को। इस बीच में उन्होंने कहा इस अवस्थिति त्रिकोण के बीच में इंडस्ट्री की कहीं पर भी स्थापना होगी, है ना। कहां पर होगी पता नहीं है ना। अब मान लीजिए बैंकिंग बीमा उद्योग है ना, IT सेक्टर का उद्योग है। उस समय तो IT नहीं था, है ना, लेकिन मान लीजिए मोबाइल, ये आपका कैलकुलेटर वगैरह का है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का है, तो वो क्या होगा, कच्चा माल का विशेष जरूरत नहीं होता है, जो भी कच्चा माल उनके होते हैं प्योर होते हैं, इसलिए वो मार्केट की ओर स्थापित होगा, ठीक है। फुटलूज इंडस्ट्री कहा जाता है इस इंडस्ट्री को,
है ना, कच्चा माल की जरूरत नहीं। दूसरा, मान लीजिए कि कोई ऐसा फैक्ट्री है जिसको कच्चा माल का जरूरत है, तब दो उसके पास ऑप्शन होता है कि वह R1 के पास स्थापित हो या R2 के पास। क्लियर? अब अगर R1 के पास स्थापित होता है तो इसका अर्थ है अगर उसको R1 का ज्यादा जरूरत है, R2 का भी जरूरत है, R1 का भी जरूरत है, लेकिन R1 का ज्यादा जरूरत है ना, तब इस साइड आकर्षित होगा। ओके, R2 की ज्यादा जरूरत है तो इस साइड आकर्षित होगा। इसका अर्थ है कि ये जो आपका सिचुएशन देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि यहां पर देखिए तरीका बहुत सारा निकालने का है, लेकिन उतना समय एग्जाम हॉल में नहीं होता है। कितना टन का जरूरत है उससे गुना करके फिर निकाला जाता है, तो जरूरत नहीं है। आप अपने भाषा में इसको समझा दीजिए, बेहतर है ना। कि R2 की अगर अधिक जरूरत है, देखिए कच्चा माल पर आधारित है, लेकिन R2 की अधिक जरूरत है तो R2 की ओर, R1 की अधिक जरूरत है तो R1 की ओर। अगर कच्चे माल की जरूरत नहीं है या प्योर मटेरियल का ही यूज करता है कोई भी ऐसा इंडस्ट्री, है ना, तो आपका मार्केट की ओर स्थापित होगा। इसी चीज को स्पष्ट करना है, यही है आपका अवस्थिति त्रिकोण। क्लियर? आशा है अवस्थिति लोकेशनल ट्रायंगल को आप समझ चुके होंगे। इससे सोल्व हो जाता है मैटर कि अगर फिक्स और प्योर ग्रोस हो दोनों कच्चा माल, तो उस सिचुएशन में इंडस्ट्री की स्थापना किस स्थान पर होगी। चलिए अगले सेक्शन में आते हैं। ये क्लियर हो गया न्यूनतम परिवहन लागत का 2 केस। अब जो हमारा अगला केस है, जो वेबर ने 2 नंबर में कहा था कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण एलटीसी से दूर जाता है, लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट रीजन से कोई इंडस्ट्री दूर जाता है। तो इसके 2 आपका है। पहला जो है श्रम लागत, क्रिटिकल आइसोडेपेन, है ना, क्रांतिक समलागत वृत्त। देखिए शुरू में ही इन्होंने कह दिया वेबर ने कि जैसे जैसे न्यूनतम लागत वाला जो सेक्शन है जहां पे इंडस्ट्री स्थापित है उससे आप दूर जाइएगा तो श्रम क्या होगा, बिखरा हुआ होता है, और उधर श्रम जो है सस्ता होता है। ठीक है, तो मान लीजिए सम लागत रेखा का अर्थ हो गया ये, सारे का सेंटर जो है यही है ना। कोसेंट्रिक सर्कल्स को ही कहा जाता है श्रम लागत। अब क्रिटिकल जो आपका है क्रांतिक, ये क्या है अब समझिएगा। ये एलटीसी है ना, लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट का वो रीजन है ना। और जैसे जैसे यहां पर देखिए, यहां पर तो सबसे कम है, लेकिन श्रमिकों का कोस्ट जो है यहां पर अधिक है ना। यहां पर जैसे जैसे इधर जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, किधर भी इधर भी इधर भी, तो ये जो एलटीसी का जोन है हम लोग छोड़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट जो है बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे इधर जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर हमको क्या लाभ होगा कि इधर श्रम लागत घटेगा, है ना। जैसे
यहां पर मान लीजिए एलटीसी सेक्शन में है ना, आपका 20 रुपया जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और 30 रुपया जो है श्रम लागत है। इसका कितना खर्च वहां पर आ रहा है? 50। अगर इधर हम बढ़ते हैं, श्रमिकों का दाम, पारिश्रमिक इतना डाउन हो जाता है कि अगर उसको दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना, तो 50 से अगर कम आता है तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो आपका शिफ्ट करेगा, नहीं आता है तो शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो श्रम का मूल्य पर निर्भर करता है। ये जो P3 वाला जो सेक्शन है ये चारों ओर कहलाएगा P3, है ना। यहां पर मान लीजिए ये थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा? 20 से मान लीजिए 25 हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया ये थोड़ा घटेगा, ये मान लीजिए 20 हो गया, 22 हो गया, 23 मान लीजिए, खुद मानना है 48 रुपया, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा डाउन हुआ इस समलागत रेखा में, फिर यहां पर चेक करना है आपको, है ना। P2 में गड़बड़ा रहा है, P1, P2, P3, इसको P4 कर दीजिए, है ना। P4 में ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है P4 में? P4 हो गया है P3 में। P3 में अगर हम आते हैं तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको मान लीजिए 30 रुपया हो गया, ओके। और ये जो है श्रम लागत, ठीक है, श्रम लागत मान लीजिए कि यहां पर 16 रुपया हो गया, तो 46 रुपया हुआ, तो यहां से सस्ता यहां पड़ा, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट P2 में हम लोग निकालते हैं, 30 की जगह मान लीजिए 35 हो गया, खुद मानना है ना। और P2 में श्रम का जो लागत है वो क्या होगा? थोड़ा और कम होगा नियम के अनुसार, 15 रुपया है मान लीजिए, 16 की जगह कितना हो गया? 15। अब कितना हो गया? 50। देखिए यहां 50 से 48, 48 से 46, 46 से फिर 50 हो गया। तो जो लाभ हमको मिल रहा था घटते हुए श्रम लागत से, वो लाभ जो मिलना P2 में बंद हो गया। तो कहां तक हमको लाभ मिला था? तो मिला था ये P3 तक लाभ मिला था। कौन सा समलागत रेखा तक मिला था? इस समलागत वृत्त तक, P3 तक। तो जहां पर लाभ मिलता है उसके जस्ट बाद जो है फिर लाभ मिलना बंद हो जाता है दोनों को मिला करके। तो लास्ट वाला जहां पर हमको लाभ मिलेगा वही कहा जाएगा क्रांतिक समलागत रेखा, क्रिटिकल आइसोटेपेन, है ना। और उसी रेखा में चारों ओर कहीं पर भी आप जो है अपने शिफ्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री को। क्लियर हो गया कि क्यों शिफ्ट होता है? तो सिंपल है, आपका P1, P2, P3, P4 ये एलटीसी है। यहां पर हमने देखा तो यहां के अपेक्षा कम कॉस्ट आया, यहां और कम आया, ठीक है। यहां पर और कम आया P2 में, लेकिन यहां जब जाते हैं तो फिर बढ़ने लगता है। जो लाभ मिल रहा था श्रम के घटने से, लेकिन इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है कि लाभ मिलना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। जहां पर लाभ मिला लास्ट में सबसे कम मूल्य में इंडस्ट्री स्थापित हो सकता था, उसी को कहा जाता है क्रिटिकल आइसोटेपेन, क्रांतिक समलागत। और वेबर का कहना था उसी वृत्त जो क्रिटिकल आइसोटेपेन है उसी पे जो है इंडस्ट्री शिफ्ट कर जाएगा एलटीसी को छोड़ के। क्लियर हो गया होगा? कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिए। चलिए, एक का आपका हुआ श्रम लागत
उसके बाद इनका कहना था एक संग्रहण कारक। संग्रहण कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने कल्पना की कई एलटीसी की। एक फैक्ट्री मान लीजिए यहां पर है, एक फैक्ट्री यहां पर है, एक फैक्ट्री यहां पर स्थापित है, तीनों अपने एलटीसी में स्थापित है ना, लिस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर स्थापित है। लेकिन जब आसपास बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, ठीक है, तो उनका कहना था कि जो कॉमन एरिया होता है, जो समान दूरी पर लगभग होता है सारे फैक्ट्री से, है ना, समुच्चय में सेट्स में भी आपने पढ़ा था, पढ़ा होगा डायग्राम वगैरह में, है ना, वेन आरेख में। तो यहां पर जो है सारे इंडस्ट्री शिफ्ट कर जाएंगे अपने एलटीसी को छोड़ करके। क्यों शिफ्ट करेंगे? सिंपल है, समझने का चीज है ना। बहुत सारे सुविधाएं एक साथ मिल जाती हैं। सरकार का भी ध्यान वहां पर जाता है कि यहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का विकास करने में हमको सपोर्ट करना है। रेलवे का जो है सपोर्ट मिलता है, यातायात का सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए F2 फैक्ट्री के लिए कोई ट्रक आता है, कोई रेलगाड़ी आता है ना, मालगाड़ी आता है, उस सामान लेके आता है। खाली डब्बा जब जाता है तो किसी और फैक्ट्री का वो सामान लेकर के जा सकता है। इसी तरीके से भूमि संबंधित सुविधाएं, बिजली संबंधित सुविधाएं, टैक्सेशन से संबंधित सुविधाएं भी सरकार से प्राप्त हो जाती हैं, है ना। श्रमिक भी आसपास में सस्ते श्रमिक भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में जो एलटीसी है ना, एलटीसी को छोड़ करके शिफ्ट कर जाएगा इस इलाका में, ठीक है। ये समझ गए होंगे ये दो केस से। तो सिद्धांत तो इनका यही था, क्लियर, कि शिफ्ट कब कर जाता है और कहां पर होना चाहिए। लेकिन इसकी काफी आलोचना भी होती है, हुई थी उस समय भी, है ना, अभी भी होती है, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे कारक थे जैसे एक ही टाइप का आपका प्रजाति का आदमी है, मुश्किल है। एक ही टाइप का कल्चर, ये भी मुश्किल है ना। खास करके इंडस्ट्रियल रीजन में तो एक ही टाइप का कल्चर मिलना काफी टफ है। ओके, आजकल एक फैक्ट्री एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं, क्लियर। लेकिन ऐसा आजकल नहीं है ना। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसी हैं, है ना, वो बहुत सारे वस्तुओं का एक साथ प्रोडक्शन करवाती हैं, ठीक है। कच्चा माल जो है स्थानीय स्तर पर और सभी की जानकारी है, लेकिन अब कच्चा माल जो है विदेशों से भी आयात होता है ना। कई फैक्ट्री तो अर्ध कच्चा माल भी यूज करते हैं। इट मीन्स कहीं से प्रोसेस्ड होकर के थोड़ा बहुत आता है, फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है। श्रम बिखरे हुए नहीं है ना। बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई है। खुद जो है शहरों की ओर, एलटीसी की ओर श्रमिक खुद आते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि दूर जाएंगे तो सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। आलोचना का ये कुछ खास बिंदु है ना। सरकारी नीतियां देखिए, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना
तो बहुत सारा टैक्स वगैरह का छूट देती है ना। तो बहुत सारे जो पूंजीपति होते हैं वो पिछड़े क्षेत्र में भी स्थापित कर लेते हैं, है ना, क्योंकि लो कॉस्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है। परिवहन लागत से भी इंपॉर्टेंट वहां पर हो जाता है कि तरह तरह का वहां छूट दिया जा रहा है। प्रदूषण के कारण भी शिफ्ट आजकल कर जाता है इंडस्ट्री। भले ही लिस्ट कॉस्ट जो है मार्केट में है, शहर के बीच में है, लेकिन प्रदूषण का जो नियम है उसके कारण क्या होता है, इंडस्ट्री को शहर से बाहर स्थापित करना मजबूरी हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम परिवहन लागत पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दे दिया गया है ना। अब मैटर नहीं कर गया है, ठीक है, कि दूरी के अनुसार ही परिवहन जो है और भार के अनुसार ही परिवहन निर्धारित होगा। ठीक है, बहुत सारे तत्व निर्भर करते हैं। परिवहन सेवा जो है आपका बहुत फास्ट हो चुका है, पहले की तरह स्लो नहीं है, न ही भारी वस्तुओं के यातायात के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है जलमार्ग पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, या रेल मार्ग उस समय कुछ हद तक डेवलप हुआ था। ठीक है, लेकिन अब जो है साधन काफी डेवलप हो चुका है। उसके अलावा वित्तीय बैंकिंग, वित्तीय सेक्टर हुआ, एटीएम की सेवाएं हो गई, कोर बैंकिंग की सेवाएं हो गई। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में रहने से ही ये सारी सुविधाएं जो हैं प्राप्त होंगी। इंडस्ट्री कहीं भी स्थापित हो जाए तो ये सारी सुविधाएं प्रत्येक जगह लगभग सुलभ होती हैं। तो आप समझ गए कि इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। अब यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है कि जो प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी सिद्धांत, हिपोथेसिस निश्चित रूप से काफी मेहनत से बनाया गया होगा, तो उसकी प्रासंगिकता जो है कभी भी समाप्त नहीं होती। हाँ, ये अवश्य होता है कि उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए हल्के फुल्के सुधार किए जा सकते हैं। इस थ्योरी में सुधार की क्या संभावना है, तो परिवहन, है ना, एलटीसी को जो बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है उसको सुधारा जा सकता है। लो कॉस्ट को ज्यादा महत्व देना है। ठीक है, चाहे वो जैसे भी हो, सिर्फ परिवहन ही अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। और दूसरा, परिवहन जो है भार और दूरी के हमेशा समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूरी के समानुपाती नहीं होता है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जो ट्रेन का मालगाड़ी का जो खर्च है झारखंड से मुंबई ले जाने का, तो सरकार छूट देती है, तो कम भाड़ा में भी वहां पहुंच गया। ठीक है, तो आपका कोयला को रांची ले जाने में जितना खर्च होता है धनबाद इलाका से, उतना ही खर्च में आपका मुंबई भी पहुंच जाता है। सरकारी नीतियों के कारण स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है। एकाधिकार वाले सेक्शन को सुधार करना होगा, क्योंकि ये वास्तव में जो है आपका प्रतियोगिता वाले सेक्शन में सुधार करना होगा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, लेकिन वास्तव में अभी भी आप देखेंगे कि कुछ खास क्षेत्रों में खास कंपनियों का ही एकाधिकार है। हालांकि पूंजीवादी देशों में, है ना, यह देखा गया है, ठीक है, कि थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन विकासशील देशों में अभी भी स्थिति यथावत है। कुछ खास उत्पाद जो है काफी नामी होते हैं, कुछ खास कंपनियों के एक तरह से एक अधिकार की तरह होता है ना। जिससे आपका एयरटेल हुआ, जियो हुआ, ही एक दो कंपनियां हैं जो भारत में 4G 5G सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। बाकी कोई उससे कंपनी नहीं है, न ही टिक पाती है। ठीक है, तो एकाधिकार की स्थिति, तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले सेक्शन में सुधार किया जा सकता है। श्रम बिखरे हुए होते हैं, सेंटर से दूर जाने से जो है आपका उसका मूल्य जो है घटता है, सस्ता होता है। इसमें सुधार, एक ही टाइप का संस्कृति, एक ही टाइप का प्रजाति को सुधार करना होगा। लोकेशनल ट्रायंगल में सुधार करना होगा, है ना, क्योंकि जो आपका कच्चा माल पर आधारित इंडस्ट्री नहीं है,
वो मार्केट में ही, कोई जरूरी नहीं कि अब स्थापित हों। तो कुछ कुछ जो है आपका सुधार को आप लिख देंगे। प्रासंगिकता के पूर्व प्रासंगिकता सिर्फ आएगा, आलोचना नहीं आएगा, तो आलोचना को भी लिखना है, ठीक है, उसमें शॉर्ट में। तब आपका जो प्रासंगिकता कैसे बना हुआ है उसको आप स्पष्ट करेंगे। श्रम, है ना, उन्होंने कहा था श्रम जो है आउटर इलाका में सस्ते होते हैं। काफी हद तक यह कुछ सही भी प्रतीत होता है, ठीक है। अधिकांश श्रमिक जो है आपका शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली देखिए तो गांव में जो है शहरों की अपेक्षा श्रम सस्ते होते हैं। परिवहन, है ना, दूरी के अनुसार थोड़ा सा तो प्रभावित होता ही है परिवहन। हालांकि सरकारी हेल्प के कारण कुछ परिवहन लागत में कमी आपको फील हो सकती है, लेकिन अगर किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो तो आज भी परिवहन दूरी से आपका प्रभावित होता ही है। पूंजीवादी देशों में लगभग लागू है संग्रहण और रॉ मटेरियल वाला कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से लिखिएगा, ये प्रासंगिकता को स्पष्ट करेगा विश्व के संदर्भ में। जहां जहां संग्रहण कारक होता है, मैंने एग्जाम्पल नोट्स में बहुत सारा दे दिया है संदर्भ में, जहां जहां संग्रहण कारक प्रभावी होता है तो वहां आप देखेंगे कि सरकारी जो आपका आकर्षण का केंद्र बन जाता है वह क्षेत्र। झारखंड का ही आप एक उदाहरण दे सकते हैं, आदित्यपुर, टाटा के समीप उपनगर जो है आदित्यपुर, वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े इंडस्ट्री जो है स्थापित हो गए हैं। तो सरकार के द्वारा वहां पर सपोर्ट भी किया जाता है। उन इंडस्ट्री को आपस में भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। सस्ते श्रमिकों का आकर्षण का वह आदित्यपुर क्षेत्र जो है केंद्र है। या उत्तर भारत में नोएडा को भी आप देख सकते हैं, है ना, वहां भी संग्रहण कारक प्रभावी है, नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में, है ना। वैश्विक स्तर पर जर्मनी में रूर क्षेत्र हो गया, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र हो गया, अमेरिका में, ठीक है। तो ये सब जो आपका है प्रासंगिकता को सिद्ध करता है, लेकिन आलोचना भी है और कुछ सुधार की जरूरत है, तो यह ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर प्रश्नों की बात करें, इसको अगर आप समझ गए हैं तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो एक भी नहीं छूटेगा, निश्चित रहिए। वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, एक तो आपका आ सकता है सिंपल विवरण प्रदान करें, दूसरा जो आ सकता है जिसका ज्यादा संभावना है आलोचनात्मक विवरण दें। वर्तमान विश्व में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इसमें सिंपल है, पहले भूमिका आपको देना है ना। भूमिका में आपका आईएलटी के बारे में कुछ रहना चाहिए, वेबर ने कब दिया था, इस ढंग से 1929 में दिया था। कुछ आलोचना, एक आध लाइन आपका दिखना चाहिए, है ना। मैंने कोई आलोचना नहीं लिखना है, वहां पर लिखना है कि 1929 में इनके द्वारा यह सिद्धांत को दिया गया था जिसकी कई बिंदुओं पर आलोचना की जाती है। उससे पता चल रहा है कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व में वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। तो पूरे क्वेश्चन का जो है आपका भूमिका जो है बहुत बेहतर तरीके से बना। क्लियर। उसके बाद आप सीधे आएंगे मेन बॉडी पार्ट में, है ना। क्वेश्चन का जो है आपका 3 पार्ट है। वेबर का आईएलटी एक पार्ट, दूसरा पार्ट आलोचना, है ना, और तीसरा पार्ट प्रासंगिकता। उत्तर में एमबीपी में आपको 3 पार्ट क्लियरली दिखना चाहिए, है ना। निबंध टाइप का मत लिखिएगा, फिर नंबर नहीं मिलेगा तो फिर शिकायत भी आपको नहीं होना चाहिए फिर, है ना। जहां आपको निबंध लिखने को कहा गया है 10 मार्क्स का, वहीं तक निबंध लिखे साहित्य पेपर में, कहीं और निबंध मत लिखे बैठ करके। क्लियर।
उससे अच्छा एग्जाम ही मत दीजिए। बेहतर प्रेजेंटेशन जरूर कीजिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अन्यथा जितना नॉलेज है सब आपका बेकार हो जाएगा। तो पहला सेक्शन में वेबर के थ्योरी को आपको लिख देना है, क्लियर। उसमें जो है आपको एजम्पशन लिखना है पहले, उसके बाद जो दो स्थितियां बताया गया था, एलटीसी, एलटीसी से दूर कब जाता है, ओके, इतना में रोक दीजिएगा। उसके बाद आलोचना का कुछ बिंदु लिख दीजिएगा, एकदम अलग हेडिंग, ओके, एकदम ये अलग दिखना चाहिए, ये अलग दिखना चाहिए। उसके बाद आपको प्रासंगिकता लिखना है, ये अलग दिखना चाहिए, है ना। एक दो लाइन का निष्कर्ष लिख दीजिए, ठीक है। भविष्योन्मुखी होते हुए, सकारात्मक रहते हुए, इस तरीके से आपका उत्तर पूरा हो जाता है, ठीक है। इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। जिनको समस्या है तैयारी करने में, थोड़ा भी मत सोचिए, तुरंत जुड़िए रेनेसाइस से, है ना, बहुत लाभ होगा आप लोगों को। हालांकि यहाँ पर क्लासेस जैसे जैसे समय प्राप्त होगा उसके अनुसार मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।